आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे पास आज कुछ कहानियां हैं जो हैं तो बचपन की, पर ये वो मीठी यादें नहीं जिन्हें हम संजो कर रखते हैं। ये वो अनुभव हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं और मन में सवाल छोड़ जाते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या था। हाँ, बिल्कुल। हम 3 ऐसी आप बीती कहानियों की गहराइयों में उतरेंगे जो सुनने में भले ही किसी हॉरर फिल्म का सीन लगे, पर ये मिस्टर नाइटमेयर यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए वास्तविक अनुभव होने का दावा करती हैं। और हमारा काम सिर्फ इन कहानियों को दोबारा सुनाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोशिश करेंगे समझने की कि इन अनुभवों के पीछे क्या मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकते हैं, डर कैसे काम करता है और बचपन की ये घटनाएं मतलब बड़े होने पर भी कैसे असर डालती हैं। सही। ये कहानियां असल में वास्तविकता और हमारे मन के वहम के बीच की जो धुंधली लकीर है ना, उस पर सवाल उठाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है परछाई और खरोचें। ये एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव है जो तब करीब 9 साल का था। अपनी माँ और 5 साल की छोटी बहन के साथ एक छोटे पुराने से घर में रहता था। घर में अजीब आवाजें वो आम थीं, जिन्हें माँ कहती थी, अरे पुराना घर है, ऐसा ही होता है। हाँ, ये एक बहुत जानी पहचानी शुरुआत है। पुराना घर, अनजानी आवाजें और बड़ों का बच्चों के डर को क्या कहते हैं, नजरअंदाज करना। लेकिन यहाँ से चीजें थोड़ी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक रात उसे नींद नहीं आई। उसने कमरे के कोने में खिलौनों के संदूक के पास एक परछाई देखी, बिल्कुल स्थिर। अच्छा। पहले लगा शायद कपड़ों का ढेर है, पर जैसे ही पलक झपकी, परछाई गायब और उसे अंदर तक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक वाली बात। और अगली सुबह वो खिलौनों का संदूक खुला मिला, जिसे वो हमेशा बंद रखता था। यहाँ दो चीजें गौर करने लायक है। एक, वो अस्पष्ट परछाई का दिखना और गायब होना, जो थकान या अंधेरे का भ्रम हो सकता है, या जैसा कहानी कहने वाला महसूस कर रहा है कुछ और। हाँ। दूसरा, वो शारीरिक प्रक्रिया, ठंडक महसूस होना। डर सिर्फ दिमागी नहीं होता, जिस्मानी भी होता है ना। सही कहा। और सुबह संदूक का खुला मिलना, ये चीज इसे सिर्फ एक ख्याल होने से ज्यादा वजन देती है, एक भौतिक सबूत जैसा। फिर कुछ हफ्ते बाद उसकी 5 साल की बहन ने कहना शुरू किया कि कोठरी में एक आदमी है। ओहो, कोठरी वाला आदमी। हाँ, वो रात में फुसफुसाता है, पर क्या कहता है समझ नहीं आता। माँ ने फिर वही कहा, अरे बच्ची हो, कल्पना कर रही हो। लेकिन इस बार भाई ने अपनी बहन के चेहरे पर असली डर देखा। देखो, यहाँ पैटर्न दोहराया जा रहा है। बच्चे का अनुभव, वयस्क का इनकार, लेकिन भाई का बहन पर विश्वास करना अहम है। हाँ, ये बात तो है। इससे शायद बहन का अकेलापन थोड़ा कम हुआ हो, पर डर और पक्का हो गया, क्योंकि अब घर में 2 लोग थे जो कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। और कोठरी वाला आदमी तो बच्चों के डर का एक क्लासिक प्रतीक है ही। और ये डर बढ़ता ही गया। एक रात उससे अपने बिस्तर के पास फर्श पर कुछ घसटने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून रगड़ रहा हो। बाप रे। आवाज बिल्कुल बिस्तर के पास आकर रुकी। वो इतना डर गया कि आंखें बंद करके सो गया। सुबह उठा तो बिस्तर के ठीक पास लकड़ी के फर्श पर ताजी लंबी खरोचें थीं। खरोचे हैं। ये फुसफुसाहट या परछाई से कहीं ज्यादा ठोस है। अब सोचो, माँ का इनकार करना बच्चे के लिए कितना भ्रमित करने वाला रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। उसे ना सिर्फ डर लग रहा था, बल्कि उस पर यकीन भी नहीं किया जा रहा था। उल्टा इल्जाम लग रहा था कि तुमने किया होगा। हाँ, माँ ने कहा तुमने फर्नीचर घसीटा होगा। देखा, ये बच्चे को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करा सकता है। यहीं से वयस्कों का इनकार बच्चों के अनुभव को कई बार ज्यादा डरावना बना देता है। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। रात में कोठरी से धीमी फुसफुसाहट, बहन का रात में रोना और कोने की तरफ इशारा करके कहना वो वहां है। उसे भी लगातार लगता कि कोई देख रहा है। फिर सर्दियों की एक रात तो अजीब ही हो गया। वो जागा तो देखा बेडरूम का दरवाजा खुला है, जबकि वो हमेशा बंद करके सोता था। ओके। तभी हॉल की बत्ती बुझी। दालान से कदमों की आहट दरवाजे तक आई। दरवाजा धीरे से खुला और एक लंबी काली सी आकृति ने सिर्फ अपना सिर अंदर झुकाया। ओह माय गॉड। उसने डर के मारे आंखें भींच ली। दोबारा खोली तो दरवाजा बंद था। सुबह माँ ने कहा कि वो रात में नहीं आई थी। अब देखो, डर का स्तर काफी बढ़ गया है। दरवाजे का खुलना, कदमों की आहट, एक स्पष्ट आकृति का दिखना, ये सिर्फ महसूस होने या सुनने से कहीं आगे है। हाँ, ये तो आमना सामना जैसा हो गया। बिल्कुल, ये लगभग एक आमना सामना है। और माँ का लगातार इनकार, ये बच्चे की अपनी वास्तविकता पर ही सवाल खड़े कर देता है। क्या मैंने सच में देखा, या मेरा दिमाग ही? ये जो बड़ों का रवैया है ना, ये कई बार बच्चों के लिए असल घटना से ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है। एक और वाकया हुआ जब वो स्कूल से लौटा। घर पर कोई नहीं था।
उसने अपने कमरे से खिलौनों के संदूक के जोर से बंद होने की आवाज सुनी। अच्छा। कमरे में गया तो दरवाजा खुला था और सारे खिलौने संदूक से बाहर फर्श पर बिखरे थे। माँ का जवाब, बिल्ली ने गिरा दिए होंगे। खिलौनों का बिखराव, ये एक और भौतिक घटना है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है। माँ का बिल्ली पर इल्जाम लगाना शायद खुद को और बच्चों को समझाने का एक तरीका था। हो सकता है, क्योंकि सच्चाई का सामना करना शायद ज्यादा डरावना होता। कई बार वयस्क भी ऐसी चीजों से निपटने के लिए आसान तार्किक व्याख्याएं ढूंढ लेते हैं, भले ही वो पूरी तरह फिट न बैठे। सालों बाद जब वो उस घर से जा चुके थे, माँ ने माना कि हाँ, कभी कभी उसे भी अपने दरवाजे पर एक परछाई खड़ी दिखती थी। आखिर में मान ही लिया। हाँ, पर उसने बच्चों को डराना नहीं चाहा, इसलिए कभी बताया नहीं। पर वो मानती थी कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ थी। उसे लगता था शायद कोई आदमी था जो पहले वहां रहता था। माँ की ये स्वीकारोक्ति भले ही देर से आए, बच्चों के अनुभवों को एक तरह की पुष्टि देती है। ये दिखाती है कि शायद माँ भी डरी हुई थी, लेकिन उसका स्पष्टीकरण, कोई आदमी जो पहले वहां रहता था, ये अभी भी घटना की अजीब प्रकृति को पूरी तरह स्वीकार करने के बजाय उसे एक मानवीय दायरे में रखने की कोशिश है ना। हाँ, मतलब भूत या कुछ और मानने से बच रही थी शायद। हाँ, वयस्क भी अक्सर अनजानी चीजों को समझने के लिए जानी पहचानी वजहें ढूंढते हैं। आज भी वयस्क होने के बाद कहानीकार को वो वक्त याद करके पेट में अजीब सी बेचैनी होती है। उसे पूरा यकीन है कि वो कल्पना नहीं थी, कुछ असल था जो अपनी मौजूदगी जताना चाहता था। और कभी-कभी देर रात जब नींद नहीं आती, उसे आज भी लगता है जैसे फर्श पर कोई नाखून घिसट रहा हो। ये अनुभवों का स्थायी प्रभाव है। पेट में बेचैनी यानी डर की शारीरिक स्मृति और आवाज का भ्रम, ये दिखाता है कि कैसे वो यादें अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और तनाव या अकेलेपन में उभर सकती हैं। अनसुलझा डर वयस्क जीवन पर भी छाया डालता रहता है। इस कहानी में जो वयस्क का इनकार वाला पहलू है, वो हमारी अगली कहानी सफेद औरत में और भी साफ नजर आता है। अच्छा। ये तब की बात है जब कहानीकार करीब 10 साल का था और माँ की दूसरी शादी के बाद परिवार एक नए बड़े घर में रहने गया था। उसका कमरा हॉल के आखिर में था। नए घर में जाना अक्सर एक नई शुरुआत मानी जाती है, पर यहाँ लगता है पहली रात से ही कुछ अजीब होने लगा। बिल्कुल, पहली ही रात को कोठरी के अंदर से हल्की खड़खड़ाहट या कपड़े सरकने जैसी आवाज आई। कोठरी का दरवाजा हल्का सा कांपा भी, जैसे अंदर से किसी ने धक्का दिया हो। सुबह दरवाजा थोड़ा खुला मिला। फिर से कोठरी। ये दिलचस्प है कि कोठरी बार बार आती है बच्चों की कहानियों में। हाँ, फिर रातों में खिड़की के शीशे पर थपथपाने की आवाज आने लगी और खिड़की के पास कोई पेड़ भी नहीं था जिसकी टहनी टकराए। अच्छा। एक रात उसने हिम्मत करके कंबल से बाहर झांका तो खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ एक पीला सा हाथ चिपका हुआ दिखा। क्या? हाथ? हाँ, और ये दूसरी मंजिल थी। वहां बिना सीढ़ी के कोई कैसे पहुंच सकता है? वो हाथ कुछ देर वहीं चिपका रहा, फिर धीरे धीरे नीचे सरककर गायब हो गया। दूसरी मंजिल की खिड़की पर हाथ, ये घटना को बहुत अजीब बना देता है। इसकी कोई सीधी साधी तार्किक व्याख्या तो मुश्किल है, और फिर वही हुआ होगा, माता पिता ने विश्वास नहीं किया होगा। बिल्कुल, आधी नींद में देखा होगा। सौतेले पिता ने कहा, ध्यान खींचने की कोशिश है। उफ। पर एक बात थी, सौतेले पिता ने रात में हॉल की बत्ती जलाए रखना शुरू कर दिया। देखा, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद वो भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे, भले ही ऊपर से मजाक उड़ा रहे हों। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका 4 साल का छोटा भाई, उसने सफेद औरत के बारे में बताना शुरू किया। ओहो, एक और किरदार। हाँ, कहता था कि वो उसके कमरे में आती है, उसके बिस्तर पे बैठती है। एक रात भाई जोर से चीखा। उसने बताया कि सफेद औरत दरवाजे पर खड़ी उसे घूर रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। काली आंखें, ये तो बहुत डरावना है। इस बार बड़े भाई ने उसकी बात पर विश्वास किया। छोटे भाई का अनुभव कहानी में एक नया मोड़ लाता है। ये न सिर्फ बड़े भाई के अनुभवों की पुष्टि करता है, बल्कि एक खास आकृति, सफेद औरत का जिक्र लाता है, जिसका हुलिया मतलब काली आंखें काफी डरावना है। हाँ। अब दो भाई एक ही चीज का अनुभव कर रहे हैं। ये उनके डर को और साझा वास्तविकता को मजबूत करता है। फिर कहानीकार को सपने में भी वो औरत दिखने लगी जो उसका नाम फुसफुसाती थी। सपने में भी? हाँ, और एक रात उसकी नींद खुली तो देखा कि वो औरत बिस्तर के पैरों के पास खड़ी है, बहुत लंबी, लगभग छत छूती हुई, सफेद हिलती हुई पोशाक, काले बिखरे बाल, चाक जैसा सफेद चेहरा और वो ही खाली काली आंखें। अरे बाप रे! उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। आंखें बंद करके खोली तो वो गायब थी, पर कोठरी का दरवाजा
पूरा खुला हुआ था। ये विवरण तो डरावनी लोक कथाओं की भूतिया आकृतियों से बहुत मिलता है। और चीख ना पाना, ये कई बार स्लीप पैरालिसिस में होता है, जहां दिमाग जाग जाता है पर शरीर नहीं हिलता। हाँ, हो सकता है। हालांकि कहानीकार के लिए ये एक असली मुठभेड़ थी। और फिर से वो खुला दरवाजा, एक भौतिक संकेत कि कुछ तो हुआ था। और फिर वो तूफानी रात वाली घटना, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ उस रात? उसकी नींद खुली तो देखा कि कमरे की खिड़की का ताला अपने आप घूम रहा है और खिड़की धीरे धीरे खुल रही है। अपने आप? हाँ, खिड़की पूरी खुल गई और वो सफेद औरत तैरते हुए बिना जमीन छुए अंदर आ गई। वो बिस्तर के पास आई, अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर उसका नाम फुसफुसाया। ओह! इस बार वो जोर से चीखा। माँ और सौतेले पिता दौड़कर आए। बत्ती जलाई तो खिड़की बंद थी, ताला लगा हुआ था, कोई और कमरे में नहीं था। खिड़की का अपने आप खुलना और बंद होना, औरत का तैरना, ये घटना को बिल्कुल अलौकिक दायरे में ले जाता है। माता पिता का इसे नाइट टेरर कहना, ये एक तार्किक व्याख्या ढूंढने की कोशिश है। हाँ, उन्होंने यही कहा। नाइट टेरर बुरे सपने से अलग होता है। इसमें व्यक्ति अक्सर बहुत घबराया हुआ उठता है, चिल्ला सकता है, पर बाद में उसे याद नहीं रहता कि हुआ क्या था। लेकिन यहाँ बच्चे को घटना याद थी। बिल्कुल याद थी। बच्चे को डांटना पर साथ ही थेरेपी करवाना, ये उनकी अपने भ्रम और चिंता को दिखाता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और शायद अंदर ही अंदर डर भी रहे थे। परिवार उस घर में 3 साल और रहा। छोटे भाई ने सफेद औरत का जिक्र करना बंद कर दिया, शायद डर के मारे या थेरेपी से बचने के लिए। पर कभी-कभी रात में भाई के रोने और चली जाओ कहने की आवाज आती थी। आज भी वयस्क होने पर कहानीकार को तूफानी रातों में डर लगता है। और वो सवाल वही का वही है, अगर ये सिर्फ नाइट टेरर था तो भाई के बताने से पहले खिड़की पर वो हाथ कैसे दिखा था? ये अनसुलझा सवाल ही कहानी का सार है। हाथ का दिखना भाई के अनुभवों से पहले हुआ था, जो नाइट टेरर या साझा भ्रम जैसी व्याख्याओं को कमजोर करता है। सही बात है। भाई का चुप हो जाना दिखाता है कि कैसे बच्चे डर, सजा या उपहास से बचने के लिए अपने अनुभवों को दबाना सीख जाते हैं। और वयस्कता में डर का बना रहना ये साबित करता है कि बचपन के ऐसे अनुभव कितने गहरे और स्थायी निशान छोड़ सकते हैं, खासकर जब उन्हें समझा या स्वीकारा ना गया हो। इन दोनों कहानियों में डर घर के अंदर था। तीसरी कहानी थोड़ी अलग है। ये घर के बाहर दिन के उजाले में शुरू होती है। ड्राइववे वाला आदमी। अच्छा, दिन के उजाले में? हाँ, ये एक 8 साल के बच्चे की कहानी है जो स्कूल के बाद रोज अपनी गली में बाइक चलाता था। गली के कोने के पास एक घर था जिसके लंबे ड्राइववे पर अक्सर दोपहर में एक बूढ़ा आदमी हैट पहने खड़ा रहता था और सड़क की ओर देखता था। हाँ, ये कहानी धीरे धीरे अपना रहस्य खोलती है। रोज दिखने वाला बूढ़ा आदमी जो दूर से ही बात करता है, पहली नजर में तो कोई खतरा नहीं लगता, एक नियमित सामान्य सी बात। बिल्कुल। आदमी हमेशा ड्राइववे पर ही रहता, कभी सड़क पर नहीं आता था। बच्चा भी माँ के कहने पर सड़क पार नहीं करता था। ओके। आदमी वहीं से बच्चे को नमस्ते करता, पूछता स्कूल कैसा रहा, बाइक कैसी चल रही है। पर अजीब बात यह थी कि उस आदमी को बच्चे के बारे में ऐसी बातें पता होती थी जो बच्चे ने उसे बताई ही नहीं थी। जैसे कि उसका एक छोटा भाई है या उसके पिता ने नई कार ली है। बच्चे को लगा चलो पड़ोसी हैं, शायद देखा होगा। यहीं पर थोड़ी सी बेचैनी शुरू होते हैं। किसी अजनबी का आपकी निजी बातें जानना, वो भी बिना बताए, थोड़ा अजीब तो है। बच्चे का इसे पड़ोसी होने से जोड़ना एक स्वाभाविक कोशिश है चीजों को सामान्य बनाने की, लेकिन सुनने वाले के मन में एक शक जरूर पैदा होता है। और आदमी का हमेशा ड्राइवे पर ही रहना, जैसे कोई अदृश्य रेखा हो जिसे वो पार नहीं करता। हाँ, एक बार बच्चे की नई लाल बाइक देखकर आदमी ने कहा चलो कोने तक रेस लगाते हैं। बच्चे ने माँ के डर से मना कर दिया। आदमी ने कहा कोई बात नहीं, किसी दिन। कुछ हफ्तों तक ये मुलाकातें चलीं, फिर अचानक एक हफ्ते वो आदमी दिखना बंद हो गया, गायब हो गया। हाँ, उस घर के पर्दे भी बंद रहने लगे। आदमी का अचानक गायब हो जाना रहस्य को और गहरा कर देता है। रेस वाली बात और फिर उसका गायब होना एक तरह का अधूरापन छोड़े आता है। बंद पर्दे इशारा करते हैं कि घर में कुछ बदला है। कुछ दिनों बाद उसी घर के पिछवाड़े में एक महिला दिखी जिसे बच्चे ने पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन बच्चे ने हिम्मत की, जब माँ नहीं देख रही थी, वो तेजी से सड़क पार करके उस घर के ड्राइववे तक पहुंच गया। अच्छा, आखिरकार उसने सड़क पार की? हाँ, महिला ने उसे देखा और पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। बच्चे ने उस ड्राइववे वाले बूढ़े आदमी के बारे में बताया जिससे वो रोज मिलता था। बच्चे का सड़क पार करना उसकी बढ़ती जिज्ञासा को दिखाता है।
वो उस रहस्य को सुलझाना चाहता है जो आदमी के गायब होने से पैदा हुआ है। महिला का सामने आना कहानी में एक नया तत्व लाता है और उम्मीद जगाता है कि शायद अब जवाब मिलेगा। पर जवाब चौंकाने वाला था। महिला ने कहा कि हुलिया तो उसके पति हैरल्ड जैसा है, लेकिन हैरल्ड की तो पिछले साल ही मौत हो चुकी है। क्या? मर चुका था? हाँ। बच्चा अड़ा रहा तो महिला अंदर से पति की एक तस्वीर ले आई। तस्वीर कुछ साल पुरानी थी, उसमें आदमी ने वही हैट पहनी थी, मुस्कान भी वैसी ही थी। लेकिन क्या? उसके गाल पर कान से मुंह तक एक पतला हल्का सा निशान था। बच्चे को तुरंत याद आया, ड्राइवे पर दिखने वाले आदमी के चेहरे पर कोई निशान नहीं था, चेहरा एकदम साफ था। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। पति की मौत की खबर और फिर तस्वीर। ऐसा लगता है पहचान हो गई, लेकिन तभी वो निशान का फर्क सामने आता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है ना? क्या बच्चा किसी और को देख रहा था? क्या उसकी याददाश्त उसे धोखा दे रही थी? या क्या वो वाकई किसी ऐसी चीज से बात कर रहा था जो मृत पति जैसी दिखती थी पर हूबहू वैसी नहीं थी? ये निशान वाला विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। महिला ने जोर देकर कहा कि निशान तो बचपन से था। हाँ, कभी कभी दाढ़ी में चुभ जाता था, पर पति मर चुका है, घर में कोई और नहीं रहता, और वो खुद पिछले गर्मियों में ही यहाँ आई है, और उसने कभी किसी को ड्राइवे में खड़े नहीं देखा। ओह। बच्चा इतना डर गया कि बस शुक्रिया कहकर चुपचाप बाइक लेकर घर भाग आया। महिला का निशान के बारे में स्पष्टीकरण बच्चे की याददाश्त के एकदम उलट है, और उसका ये कहना कि उसने कभी किसी को ड्राइवे में नहीं देखा बच्चे के पूरे अनुभव को ही सवालों के घेरे में डाल देता है, उसे और भी अकेला और अविश्वसनीय बना देता है। बच्चे का डरना बिल्कुल स्वाभाविक था। उस रात वो सो नहीं पाया। कुछ हफ्ते बीत गए, ड्राइवे खाली रहा। फिर एक रात सोते समय खिड़की के पास से किसी की आवाज आई, बिल्कुल उसी आदमी की तरह, उसका नाम पुकार रही थी। फिर से? हाँ। आवाज? हाँ। उसने माँ को बुलाया, माता पिता ने बाहर देखा, टॉर्च से जांचा, पर कोई नहीं था। उनका जवाब वही, सपना देखा होगा। आवाज का लौटना डर को फिर से जिंदा कर देता है। ये दिखाता है कि अनुभव वहीं खत्म नहीं हुआ था, और माता पिता का वही रवैया, सपना कहकर टाल देना। ये तीसरी कहानी में भी वही पैटर्न है, बच्चे के अनुभव को ना मानना, चाहे वो कितना भी असल क्यों ना लगे। स्कूल में दोस्तों ने मजाक उड़ाया जब उसने भूत की बात कही। साल बीत गए, वो बड़ा हो गया, कॉलेज चला गया, माता पिता ने भी वो घर बेच दिया, लेकिन उस आदमी की याद उसके जहन में एक छोटे से पत्थर की तरह अटकी रही। वयस्क होने पर उसे अफसोस होता है कि उस वक्त उस महिला से और सवाल क्यों नहीं पूछे, और तस्वीरें क्यों नहीं देखीं, निशान के बारे में और क्यों नहीं पूछा। क्या वो सच में किसी भूत से बात कर रहा था? ये अफसोस बहुत मानवीय है। बचपन में डर, भ्रम और बड़ों के सामने झिझक के कारण हम अक्सर सवाल नहीं पूछ पाते। बड़े होकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है काश और जानने की कोशिश की होती। सही। कुछ साल पहले वो उसी गली से गुजरा, एक बच्चे को बाइक चलाते देखा। मन में आया कि रुककर पूछे, क्या तुमने कभी ड्राइवे में किसी को खड़े देखा है या बारिश में किसी की आवाज सुनी है? पर वो बिना रुके आगे बढ़ गया। शायद वो इस रहस्य को फिर से कुरेदना नहीं चाहता था। ये दिखाता है कि बचपन की अनसुलझी पहेलियां कैसे हमारे साथ रह जाती हैं। तो ये थीं 3 कहानियां, तीनों बचपन के ऐसे अनुभवों के बारे में जो समझ से परे थे, डरावने थे, और तीनों में कुछ बातें एक जैसी थीं। अकेले में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं, बड़ों का बच्चों की बातों को कल्पना या डर कहकर खारिज कर देना। हाँ, ये सबसे अहम बात। और इन अनुभवों का सालों बाद भी मन पर गहरा असर। बिल्कुल। इन तीनों कहानियों में जो एक धागा पिरोया हुआ है वो है बच्चों की अपनी सच्चाई के लिए संघर्ष। जब वयस्क, जिन पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनकी बातों को नकार देते हैं, तो वो अनजाना डर सिर्फ बाहरी नहीं रहता। सही कहा। वो अंदरूनी शक, अकेलेपन और कभी-कभी खुद की समझ पर ही संदेह में बदल जाता है। हमने बार बार देखा कि कैसे बड़ों के अविश्वास ने इन बच्चों को और ज्यादा अकेला और भयभीत महसूस कराया। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां हैं, या ये बचपन के डर, कल्पना की ताकत और हमारी अपनी वास्तविकता की समझ के बीच की अनिश्चितताओं का आईना है? और अब सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या किसी के जीवन में भी बचपन की कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव जिसे वो आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? कोई ऐसी घटना जिसे दूसरों ने शायद कल्पना कहकर टाल दिया हो, पर उनके लिए वो बहुत वास्तविक थी? सोचिए, अगर इन कहानियों के किरदारों को उस वक्त किसी ने गंभीरता से सुना होता, या उन्होंने खुद और सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई होती, तो क्या उनकी कहानी कुछ और होती?
ये यादें जिन्हें हम अक्सर दबा देते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहती हैं और अनजाने में हमारे आज के डर और व्यवहार को शक्ल देती हैं। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।